हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ कॉन्सेप्टों के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे राजनीति किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है, साथ ही राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं, केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर शासन प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति किसे कहते हैं। दोस्तों, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज प्लस नीति, अर्थात राज्य द्वारा अपनाई गई नीति, या हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था को राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र के शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने हेतु जिन विधियों का निर्माण किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। इसके अलावा यदि हम राज्य व्यवस्था के संबंध में बात करें तो राज्य द्वारा विधियों के निर्माण व उन्हें लागू करने हेतु जिस व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अब राज्य शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राज्य शब्द सामान्यतः हम लोग प्रांतों के रूप में जानते हैं। राज्य का एक अर्थ हम प्रांतों के रूप में जानते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य। इसके अलावा इसका एक अर्थ और होता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधायिका तथा कार्यपालिका राज्य की विधायिका तथा कार्यपालिका इसके अलावा स्थानीय सरकारें, के अंतर्गत दोस्तों पंचायतें तथा नगर पालिकाएं इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी
अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, विश्वविद्यालय, LIC, ONGC, ये सभी शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ निजी बॉडी भी शामिल की जाती हैं यदि वह बतौर राज्य कार्य कर रही है तो। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं राज्य के वो कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं जो किसी राज्य को पूर्ण बनाते हैं, और यदि हम किसी राज्य की बात कर रहे होते हैं तो उनमें कौन कौन से वो तत्व शामिल किए जाते हैं। राज्य के तत्व या राज्य के अनिवार्य तत्व। दोस्तों इसके अंतर्गत 4 चीजें शामिल की जाती हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है सरकार, तीसरा है जनसंख्या, और चौथा है संप्रभुता। चौथा है संप्रभुता। राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है, राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है उसे चलाने का कार्य सरकार का होता है। इसके अलावा राज्य के अनिवार्य तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को माना जाता है, क्योंकि संप्रभुता के कारण ही सरकार अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को स्वतः लेती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए राज्य के अनिवार्य तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 शासन प्रणालियां सम्मिलित की जाती है। पहला परिसंघात्मक व्यवस्था, दूसरा है संघात्मक व्यवस्था, और तीसरा है एकात्मक व्यवस्था। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि परिसंघात्मक व्यवस्था क्या होती है। दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ राज्य आपस में समझौता करते हैं और समझौते के पश्चात एक संघ का निर्माण करते हैं। समझौते के पश्चात संघ का निर्माण। दोस्तों इस संघ में राज्यों को आपस में जुड़े रहना कंपल्सन नहीं होता, अर्थात बाध्यकारी नहीं होता है।
वे राज्य कभी भी इस संघ से अलग हो सकते हैं, अर्थात यह संघ कभी भी विकसित या समाप्त हो सकता है। इसलिए इस परिसंघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्य का विनाशी संघ कहा जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था यदि हम एग्जाम्पल देखें तो पूर्व सोवियत संघ इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और दूसरी व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था मूलतः अमेरिका में देखने को मिलती है। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे राज्य आपस में समझौता कर एक संघ का निर्माण करते हैं, अर्थात यह विशेषता इसमें इस प्रणाली पे भी लागू होती है। किंतु परिसंघात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में मूलभूत अंतर यह होता है कि इसमें संबंधित राज्य जिन्होंने मिलकर संघ का निर्माण किया है उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं होता दोस्तों। यह मूलभूत अंतर होता है परिसंघात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में। तीसरा है दोस्तों एकात्मक व्यवस्था। दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य का महत्व नहीं होता है, अर्थात जो केंद्र जो भी निर्णय या विधान अर्थात कानून बनाते हैं, विधान या कानून बनाते हैं उन्हीं को राज्य लागू करते हैं, अर्थात एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों का महत्व नहीं होता है। और इस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन में देखने को मिलती है। दोस्तों हमने तीनों व्यवस्थाओं की बात करी, परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। किंतु अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत इन तीनों व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था के ज्यादा नजदीक है। दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूं कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात जो भारत है वो कई राज्यों से मिलकर बना होता है। किंतु एक चीज समझनी अत्यंत जरूरी हो जाती है कि यहाँ पर मैंने शब्दों का प्रयोग किया था कि यहाँ पर बहुत सारे राज्य आपस में समझौता कर एक संघ का निर्माण करते हैं। किंतु भारत के संबंध में संविधान का निर्माण चल रहा था तो महान विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है, भारत एक संघ है, किंतु यह किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों। और इसलिए यदि हम जब भारत किसी अन्य देश के लिए बात करते हैं तो संघ को इंग्लिश में फेडरल कहा जाता है, अर्थात संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। जब आप फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरल ऑफ स्टेट है। इसलिए यह मूलभूत अंतर होता है, अर्थात भारत के संदर्भ में वह बहुत सारे राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं होता है, केवल प्रशासन के
ताकि प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। इसलिए बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हमने राजनीति, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, राज्य के अनिवार्य तत्व, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य शब्द का क्या तात्पर्य होता है और केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है, हमने बहुत अच्छे से समझा। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।